नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया 30 अप्रैल, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। लेफ्टिनेंट जनरल वीएस राजू थल सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त 1 मई को संभालेंगे पदभार। जानेंगे आखिर कितने खतरनाक हो सकते हैं चाइना और पाकिस्तान के लिए। दूसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान बॉर्डर से भारत में घुसा चाइनीज ड्रोन, बीएसएफ ने किया ढेर। सीमा पर हो रहा था स्मगलिंग का खतरनाक प्रयास। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पाकिस्तानी और चाइनीज ड्रोन को ढेर किया है भारतीय सेना ने। तीसरी बड़ी अपडेट, भारत का बजा डंका, गेहूं एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल से सरकार और किसानों की बल्ले बल्ले। दुनिया ने माना भारत का लोहा, यानी दुनिया भर के देशों को खिला रहा है भारत। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, जहां लद्दाख में चाइना को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने की तैयारी में सेनाएं। बन रहा है डीओबी के लिए शॉर्टकट रास्ता, यानी दौलत बेग ओल्डी के लिए शॉर्टकट रास्ता बना रही सेना। लद्दाख बॉर्डर को लेकर किया बड़ा ऐलान। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां कितनी भी फौज ले आए, जम्मू कश्मीर पर तो पाकिस्तान से बात करनी ही पड़ेगी। महबूबा मुफ्ती का अब तक का सबसे खतरनाक बयान निकल के आया है, यानी हम कह सकते हैं कि ये तोड़ने वाला, पूरे देश को तोड़ने वाला बयान निकल के आया है। इस बीच आपको बता दें, जर्मनी में सेवाएं देंगी केरल की 400 नर्सेज। ये भारत का डंका बज रहा है दुनिया भर में, यानी भारत की सेवाएं ले रही हैं पूरी दुनिया के लोग। काबुल में कल मस्जिद में भीषण धमाका हो गया है। लगातार अफगानिस्तान में धमाके पे धमाके हो रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। वहीं आपको बता दें, इमरान खान की राह पर चले शहबाज शरीफ। सऊदी अरब दौरे पर फैलाएंगे भीख का कटोरा। किंगडम से मांगे जाएंगे 3.2 अरब डॉलर, यानी अब सऊदी पहुंच गए हैं वो कंगाल पाकिस्तान जो है वो कटोरा लेके। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लेफ्टिनेंट जनरल वीएस राजू थल सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त 1 मई को संभालेंगे पदभार। लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू को थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। बग्गावली सोमशेखर राजू 1 मई यानी कल 1 मई को वो पदभार ग्रहण करेंगे। बग्गावली सोमशेखर राजू को 15 दिसंबर 1984 को जाट रेजिमेंट कमीशन का नियुक्त किया गया था। दरअसल 38 साल से अपने शानदार कैरियर के दौरान बीएस राजू ने सेना मुख्यालय में कई महत्वपूर्ण रेजिमेंट, स्टाफ एवं निर्देशात्मक नियुक्तियों में शामिल रहे हैं। थल सेना के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने से पहले राजू एलएसी पर चाइना के साथ गतिरोध के दौरान डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की नियुक्ति कर रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। पाकिस्तान बॉर्डर से भारत में घुसा चाइनीज ड्रोन, बीएसएफ ने किया ढेर। सीमा पर हो रही थी स्मगलिंग का प्रयास। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए स्मगलिंग के प्रयास को एक और मामला सामने आया है। हालांकि सीमा पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों ने कार्रवाई करते हुए स्मगलिंग की ये कोशिश जो है विफल कर दी है। बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग करके भारतीय सीमा में घुसे चीनी ड्रोन को गिरा दिया है। बीएसएफ ने कहा है कि घटना गुरुवार रात के समय हुई थी। जैसे ही पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भारतीय सीमा में घुसा था, वैसे ही मुस्तैद बैठे बीएसएफ जवानों ने उस पर फायरिंग कर दी थी। इसके बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। इस तलाशी अभियान में चीन में बना DJI मैट्रिक 300 ड्रोन बरामद किए गए थे। ये पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए पंजाब में सीमा क्षेत्र में स्मगलिंग का प्रयास किया गया हो। तो दोस्तों, लगातार भारत में कहीं न कहीं तरीके से जहर घोलने की तैयारी पाकिस्तान लगातार कर रहा है। ड्रोन चीन का ले रहा है, आतंकी पाकिस्तान के हैं, और कारनामा और ख़तरनाक तैयारी और तबाही जो है भारत में लाना चाहते हैं। हालांकि भारतीय सेना और बीएसएफ के जो जवान हैं वो लगातार मुस्तैद हैं। एक और अपडेट, भारत का बजा दुनिया भर में डंका, गेहूं एक्सपोर्ट में भारी उछाल से सरकार और किसानों की बल्ले बल्ले। दुनिया ने भी माना भारत का लोहा, यानी दुनिया भर में भारत एक्सपोर्ट कर रहा है गेहूं समेत तमाम खाद्य पदार्थों को। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच छिड़े युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में भारत के गेहूं की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है। गेहूं की मांग में ज़बरदस्त इजाफा होने के चलते किसानों को भी खूब लाभ मिल रहा है। एक दशक से अधिक समय में पहली बार एक सीजन में भारतीय किसान अपनी नई गेहूं की फसल को राज्य के भंडारण के बजाय निजी व्यापारियों को बेच रहे थे, क्योंकि वैश्विक गेहूं की कीमतें ने भारत के आपूर्तिकर्ताओं को एक नया लाभदायक रास्ता दिखा दिया है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद मजबूत मांग का मतलब यह है कि गेहूं उत्पादकों को उनकी फसलों के लिए अब तक की सबसे अधिक कीमतें मिल रही हैं। साथ ही राज्य की अनाज
खरीद एजेंसी पर भी दबाव कम हो रहा है, जो अंतिम उपाय के खरीदार के तौर पर भारी कर्ज लेती हैं। गेहूं की कीमतों में उछाल का समय है, वैश्विक कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं। ऐसे में भारतीय किसानों ने भी इसे भुनाने के लिए रिकॉर्ड गेहूं की फसल उपजाई है। ये एक बड़ी खबर आई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से दुनिया भर में भारत खाद्य रसद पदार्थों को एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। आपको बता दें इस खास करके आपदा में एक अवसर होता है, भारत हमेशा आपदा में अवसर की बात ही तलाशता है और यही कारण है कि आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर आने वाले समय में जब आपदा में अवसर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन युद्ध में जहां लोग पिस रहे हैं वहीं भारत का डंका बज रहा है। भारत के खाद्य रसदों की सबकी ज़रूरत है। एक और अपडेट, लद्दाख बॉर्डर पर चाइना की एक हरकत पर पहुंचेगी सेना, बन रहा दौलत बेग ओल्डी के लिए शॉर्टकट रास्ता। दरअसल नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने चीनी बॉर्डर पर एक और सड़क बनाने की हरी झंडी दे दी है, जिससे चाइना को करारा झटका लगा होगा। आपको बता दें ये सड़क लद्दाख के सासोल और सांसेर ब्राक्सा से जोड़ेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि यह सड़क दौलत बेग ओल्डी हाईवे के लिए वैकल्पिक मार्ग की तरह होगी। दरअसल सामरिक और रणनीतिक तौर से महत्वपूर्ण ये सड़क काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरेगी। 55 हेक्टेयर वाले इस सेंचुरी में वाइल्ड लाइफ की रक्षा करते हुए सड़क का निर्माण किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने 25 मार्च को सड़क निर्माण के लिए शर्त पर मंजूरी दी। सालाना अनुपालन रिपोर्ट जमा की जाएगी। अप्रोच रोड सासेर ला के पास भी है। तो दोस्तों आपको बता दें दरअसल दौलत बेग ओल्डी में लगातार चाइना जो है वो हरकतें जो है वो उकसाने वाला करता रहता है और दौलत बेग ओल्डी में ही झड़पें हुई थी और यही कारण है कि अब यहाँ पर पहुँचने के लिए सेना ने शॉर्टकट रास्ता चुन लिया है। एक और अपडेट निकल के आ रही है, पाकिस्तान परस्त महबूबा मुफ्ती की निकली पाकिस्तानी भाषा। कहा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से तो बात करनी ही पड़ेगी। जी हाँ, कहा भारत में मुसलमानों को बनाया जा रहा निशाना। दरअसल जम्मू कश्मीर को लेकर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से पाकिस्तान का राग आलाप ही दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि इस मामले में पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, बिना बातचीत के समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कई मुद्दों पर आज तक को अपने विचार बताए हैं। मुफ्ती ने कहा है कि आपसा की वजह से घाटी के लोग परेशान हो गए हैं। जब सुरक्षा बलों को इतनी तादाद दी गई और फिर भी सरपंच मर रहे हैं, लोगों पर गोली चल रही है। मेरे मुताबिक हमारे घर में ही कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं हम भी फेल होते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान से बातचीत करने के बजाय कोई दूसरा चारा नहीं है। कितनी भी फौजें ले आएँ, बात तो करनी ही पड़ेगी। जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति को लेकर भी उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उनकी नज़रों में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया जा रहा है। मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से केंद्र की सरकार ही ख़त्म करना चाहती है। तो ये कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती का बयान। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर को लेना है पूरी तरीके से, जम्मू कश्मीर में शांति चाहिए तो पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। यानी अब आप समझिए पिछले 70 सालों में पाकिस्तान से बातचीत करके शांति नहीं आई। पिछले 2 सालों से जब से आर्टिकल 370 हट गया है, अब जब शांति आई है तो इन आतंकियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान से बात करो। पाकिस्तान से बात नहीं करोगे तो शांति नहीं आएगी। अब इन्हें क्या कहेंगे, 2 शब्द जरूर लिखिएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। काबुल में हुआ भीषण धमाका, कई लोगों के मारे जाने की खबर। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 50 से ज़्यादा। दरअसल अफगानिस्तान में लगातार तालिबान जब से सत्ता में आया है तब से भीषण धमाके हो रहे हैं। यानी वहाँ छोटा मोटा धमाका नहीं, भीषण धमाके हो रहे हैं, जिनमें कभी 50 तो कभी 40 कभी 70 कभी 100 लोग मारे जा रहे हैं। काबुल के सराही अलाउली इलाके के स्थित एक मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से मस्जिद की छत ढह गई थी। कहा जा रहा है कि इस घटना में कम से कम 200 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक सराही अलाउद्दीन स्थित खलीफा साहब खानका मस्जिद में ये घटना घटी है। मस्जिद में जिस समय धमाका हुआ उस वक्त बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि मरने वालों की संख्या और ज़्यादा हो सकती है। गौरतलब है कि 21 अप्रैल को भी अफगानिस्तान में ऐसी खबर सामने आई थी, जब देश के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक 3 धमाके हुए थे। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तीनों धमाके काबुल, मजार शरीफ और कुदुनजेह में हुए थे। मजार शरीफ में एक सिया मस्जिद के अंदर धमाका हुआ था, जिनमें कम से कम 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, श्रीलंका की मदद करना चाहता है तमिलनाडु। भाजपा सहित एकजुट हुआ पूरा विपक्ष, प्रस्ताव पारित। तमिलनाडु विधानसभा में शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिनमें श्रीलंका की मदद के लिए केंद्र सरकार से इजाज़त मांगी गई। प्रस्ताव में केंद्र से राज्य सरकार के अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आग्रह किया गया था।
तमिलनाडु विधानसभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य संकटग्रस्त श्रीलंका को भोजन और जीवन रक्षक दवाएं तत्काल भेजना चाहता है और राज्य के इस अनुरोध पर विचार करने की भी बात कही गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा लाए गए प्रस्ताव को विपक्षी अन्ना द्रमुक और भाजपा सहित सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि श्रीलंका सरकार ने तमिलों को सहायता के रूप में देने के लिए अपनी व्यक्तिगत क्षमता में 50 लाख रुपए देने का वायदा किया था। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहां आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, कोरोना ने चीन में मचाया हाहाकार, शंघाई छोड़ भागने लगे लोग, लॉकडाउन से जीना हुआ बेहाल। दरअसल चाइना में इन दिनों कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। चीन के आर्थिक शहर माने जाने वाले शंघाई में कोविड केस में अप्रत्याशित इजाफा हुआ है। शंघाई समेत प्रमुख शहरों में कोरोना को काबू में लॉकडाउन लागू किया गया है। वहीं शंघाई चाइना के एक बड़ा कारोबारी शहर है, मगर लॉकडाउन के बाद यहाँ पर काम धंधा बंद हो चुका है। यही वजह है कि अब लोग शहर छोड़कर भागने लगे हैं। स्थानीय पैकर्स और मूवर्स के साथ कुछ कानूनी कंपनियों ने कहा है कि लोग शंघाई छोड़कर तेज़ी से भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पर सलाह ली जा रही है कि वो लॉकडाउन के बीच शहर को छोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है। शंघाई में दुनिया भर की प्रमुख कंपनियाँ मौजूद हैं, वहीं बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी यहाँ रह रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहाँ पर पुतिन की एक धमकी से सहमा यूरोप, गैस की पूरी तरीके से सप्लाई ही रोक दी जाएगी। दरअसल यूक्रेन से जंग के बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक धमकी ने पूरे यूरोप को में तहलका मचा दिया है। पुतिन ने पिछले महीने धमकाया था कि गैर मित्र देशों को रूस से गैस खरीदने के लिए रूसी मुद्रा यानी रूबल में भुगतान करना ही होगा। अब रूबल में भुगतान नहीं करने पर रूस ने बुल्गारिया, पोलैंड समेत कई देशों की गैस सप्लाई ही रोक दी है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की धमकी के बाद यूरोप के 4 देश झुक गए हैं और रूबल में भुगतान करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के साथ जंग के दौरान भी रूस ने यूरोपीय देशों की गैस सप्लाई जारी रखी है, लेकिन बाद में जब यूरोपीय देश रूस के खिलाफ खड़े होने लगे तो पुतिन ने धमका दिया कि गैस लेनी है तो भुगतान रूबल में ही करना होगा। यही कारण है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस बयान के बाद जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से शंका और विशंका ये होने लगी है कि गैस की सप्लाई भी अब यूरोपीय देशों की रुक सकती है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, कंगालिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कटोरा लेकर पहुंचे सऊदी अरब, भीख मांगा, कहा $3.5 अरब दे दो। जी हाँ, किंगडम से मांगे भीख। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान में इमरान सरकार की राह पर बढ़ चले हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, सरकार कोई भी बना ले, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। वही हाल शहबाज शरीफ के सामने भी वही समस्याएं पेश हो रही हैं। शहबाज शरीफ सत्ता में भले ही वापसी आ गए, लेकिन कंगाल पाकिस्तान उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। एक कारण है कि पाकिस्तान न चला पाना उनके लिए एक खतरनाक साबित हो रहा है। इस बीच आपको बता दें, किंगडम से $3.2 अरब जो है वो मांगे हैं। सऊदी अरब पहुंचे हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। आपको बता दें, पाकिस्तान पहुंचे शहबाज शरीफ, पहले तो उनको नारे लगे और उनके खिलाफ गो बैक के नारे लगे और उनके खिलाफ जमकर नारे लगे। लेकिन अब आपको बता दें, पाकिस्तान के लिए उन्होंने $3.5 अरब की मांग की है किंगडम से। तो ये अपने आप में आपको बता दें, सऊदी किंग से $3.5 अरब की मांग कर उनका कहना है कि गुजारा भत्ता के लिए कुछ तो दे दो। अल्लाह के नाम पे कुछ रमज़ान के समय वो मांगने गए हैं, जो कि अपने आप में दिखाता है कि पाकिस्तान में किस तरीके से हालात जो है वो ख़राब हो चले हैं। हम चलते हैं और अपडेट। श्रीलंका आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति का बड़ा फैसला, अपने भाई को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए हुए राजी। दरअसल आपको बता दें, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश में दशकों से सबसे बड़े आर्थिक संकट के चलते पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध का हल निकालने के लिए प्रस्तावित अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री के तौर पर अपने भाई की जगह किसी अन्य नेता को नियुक्त करने को राजी हो गए हैं। सांसद मैत्रीपाला सिरिसेना ने राष्ट्रपति के साथ बैठक के बाद कहा है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे इस बात से सहमत हुए हैं और एक नए प्रधानमंत्री के नाम से एक राष्ट्रीय परिषद नियुक्त की जाएगी और मंत्रिमंडल में सभी राजनीतिक दलों के सांसद शामिल होंगे। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। G20 सम्मेलन में मिलेंगे पुतिन और जेलेंस्की, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इंडोनेशिया ने भेज दिया न्योता।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को नवंबर 2022 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। इसी बीच आपको बता दें, इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे। ये जानकारी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने दे दी है। आपको बता दें, रूस G20 ग्रुप का सदस्य है जबकि यूक्रेन नहीं है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा है कि मैंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इससे पहले पुतिन ने विडोडो के साथ एक फ़ोन कॉल में पुष्टि की थी कि वो इंडोनेशिया में होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें, G20 सम्मेलन में पुतिन और ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं तरीके से जो भाग ले रहे हैं वो इंडोनेशिया ने न्योता भेजा। हम चलते हैं एक और अपडेट। युद्ध के कारण यूरोपीय देशों में महंगाई हुई, बेलगाम सर पीट रहे हैं यूरोपीय कंट्रियाँ। यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करने वाले देशों में महंगाई का रिकॉर्ड स्तर पहुंच चुका है। यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्था एक साथ कई मोर्चों पर संकट से जूझ रही है। महामारी और युद्ध के संकट ने महंगाई बढ़ा दी है और विकास घट गया है। एक तरफ यूक्रेन युद्ध के प्रभाव में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो दूसरी तरफ कोविड की महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी पूरी तरीके से लौट नहीं रही है। इन देशों ने रहने वाले घरेलू खर्च का बजट जो है गड़बड़ा गया है। अप्रैल के महीने में सालाना महंगाई की दर 7.5% रही। वहीं आपको बता दें, ताबड़तोड़ यूरोपीय देशों में महंगाई बढ़ रही है। हालांकि यूरोप ही देश नहीं बल्कि भारत में भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है और तमाम चीज़ें जो है वो महंगी हो गई हैं क्योंकि ठीक से आ नहीं पा रही हैं। एक और अपडेट। भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे। पीएम फुमिदो किशिदा ने हिंदी में ट्वीट कर दी बधाई। दरअसल आपको बता दें, भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे होने पर जश्न मनाते हुए गुरुवार को जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने हिंदी में ट्वीट कर बधाई दी है। ट्वीट में प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने और आतिथ्य के लिए धन्यवाद। 70 साल पहले आज राजनयिक संबंध की स्थापना करते हुए जापान और भारत ने दोस्ती का नया इतिहास शुरू कर दिया था। मोदी जी के साथ इस स्मरणीय दिवस को मनाने में मुझे खुशी हो रही है। हमारे पिछले उपलब्धियों के आधार पर हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे के रास्ते पर चल रहे हैं। एक और अपडेट। अल-अक्सा मस्जिद में फ़लस्तीनियों की इजराइल पुलिस के बीच झड़प, 40 से ज़्यादा लोग घायल। दरअसल आपको बता दें, यरूशलेम के पवित्र अल-अक्सा मस्जिद कंपाउंड में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। फ़लस्तीनी लोगों ने इजराइल पुलिस पर पथराव किया, जिनके जवाब में पुलिस ने रबर की गोलियां भी दाग दी हैं। आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर निकल के आई। शुक्रवार सुबह तड़के 40 लोगों की घायल होने की जानकारी निकल के आई है। इजराइल पुलिस ने कहा है कि भोर के समय मस्जिद कंपाउंडर के भीतर मौजूद फ़लस्तीन पथराव करने लगे थे और ये पथराव उस दिशा में किया गया जहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे और इसके बाद पुलिस कंपाउंड में भीतर घुसी और रबर की गोलियां दागने लगी। ये हिंसा 1 घंटे बाद जाकर रुकी और अन्य फ़लस्तीनियों ने कंपाउंड के भीतर आकर बीच बचाव किया। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पटियाला में ज़बरदस्त कल देखने को मिला तनाव। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा कर्फ्यू। सीएम मान बोले शांति भंग नहीं होने देंगे। दरअसल आपको बता दें, पंजाब के पटियाला में खालिस्तान मुर्दाबाद के मार्च के दौरान शिव सैनिकों और खालिस्तान समर्थकों के बीच झड़प की घटना हो गई। इसके बाद आपको बता दें, 29 अप्रैल को ही झड़प की घटना के बाद पटियाला शहर में हालात तनावपूर्ण हो गए थे। मार्च की अगुवाई करने वाले हरीश सिंगला की कार पर पथराव की घटना भी हुई थी। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटना घटना को लेकर पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट करके कहा कि मामले की तुरंत जांच के आदेश दे दिए गए और साथ ही अधिकारियों को ये सख्त हिदायत भी दी गई है और एक भी दोषी को बख्शा न जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब विरोधी ताकतों को किसी भी कीमत पर यहाँ की शांति भंग नहीं करने दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक पटियाला शहर में आज शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। एक और अपडेट। भीषण गर्मी के बीच बिजली गुल दादरी ऊंचाहार प्रोजेक्ट पर 100% लोड। एनटीपीसी ने कहा कोई कमी नहीं है। दरअसल आपको बता दें, भीषण गर्मी के बीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बिजली की भारी कटौती की जा रही है। झुलसाने वाली गर्मी के बीच विद्युत उत्पादन इकाइयों पर दबाव बढ़ गया है। वहीं एनटीपीसी ने कहा है कि बिजली उत्पादन के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। दादरी के सभी 6 यूनिट और ऊंचाहार के 5 इकाइयाँ पूरी क्षमता से कार्य कर रही हैं। इससे पहले दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कहा है कि एनटीपीसी के पास सिर्फ 1 दिन का कोयला शेष है। बिजली संकट गहराने की आशंका है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने स्थिति का पता लगाने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग भी की थी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कोयलों को लेकर ये बातें कही जा रही हैं।
हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। राज ठाकरे का औरंगाबाद में 1 मई को सभा करने को मिली अनुमति, लेकिन माननी होगी 16 शर्तों के साथ दी गई। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को 1 मई को औरंगाबाद में सभा करने की अनुमति मिल गई है। हालांकि उन्हें 16 शर्तों के साथ सभा अनुमति दी गई है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि सभा में शामिल होने वाले सभी लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई आपत्तिजनक या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी न की जाए। इसके साथ बैठक में आने वाले नागरिकों को अनुशासन का पालन करना होगा। इसके साथ ही बैठक में आने वाले सभी वाहनों को पुलिस द्वारा निर्धारित तरीके से यात्रा करने और रास्ता नहीं बदलने के निर्देश दिए जाने चाहिए। सभा के दौरान कोई भी हथियार, तलवार, विस्फोटक न ले जाने पाए और न ही प्रदर्शित करे और न ही शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करे। इन नियमों के बैठक में शामिल होने वाले नागरिकों को जानकारी देना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। इस कार्यक्रम में स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जानी चाहिए और उनके नाम, मोबाइल नंबर के साथ साथ औरंगाबाद शहर के बाहर से आमंत्रित नागरिकों को वाहनों की संख्या बतानी होगी। तो 16 ऐसी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें 1 मई में बड़े पैमाने पर एक तरीके से लोग जो है वो इकट्ठा होने वाले। हम चलते हैं और अपडेट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भूटान के पीएम की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग पर की चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को थिम्पू में भूटान के प्रधानमंत्री में लोटे त्शेरिंग से मुलाकात की और मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर विचारों पर आदान प्रदान किया। आपको बता दें एस जयशंकर भूटान के अपने समकक्ष लोप्यो टांडी दोराजी के निमंत्रण पर आधिकारिक यात्रा पर आए थे। विदेश मंत्री मार्च 2020 के बाद विदेशों से भूटान पहुंचने वाले पहले हाई लेवल विजिटर्स थे। तो ये आपको बता दें कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद